हेलो गाइज, मैं सौरभ सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी एंड फन विद सौरभ सिंह पर। और हम एक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है, भारतीय भवन का। और वैसे तो एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर ही है। तो हम आपको जनन पढ़ाने वाले हैं जो कि बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लेकिन क्या होता है कि स्कूलों और कोचिंगों में कुछ कारणवश पढ़ाया नहीं जा पाता है और हम भी नहीं पढ़ा पाते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि इसे हम लाइव रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं ताकि इसे सभी बच्चे पढ़ पाएँ और कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। जो ये चैप्टर है जनन चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो पेपर के लिए है भी और नॉर्मल लाइफ में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप बड़े होंगे तो आपका इसका महत्व धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। इसलिए आप इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ें। समझ में आ रहा है क्या? तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और इस चैप्टर के हम 3 पार्ट लाने वाले हैं। एक में इंट्रोडक्शन होगा, दूसरे में पुष्प के बारे में बताया जाएगा और तीसरे में मनुष्य के बारे में बताया जाएगा। हमारी बात को समझ रहे हैं? और बोर्ड जो कि हमारा छोटा है तो हम सारी बातों को यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी मेन टॉपिक है हम उसको लिख दे रहे हैं। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं होगा उसको हम मुंह से 1 से 2 बार बोलेंगे धीरे धीरे, ताकि आप लोग उसको कॉपी में लिख लो। अगर उसमें भी नहीं लिखे तो यूट्यूब में बैक का ऑप्शन होता है, उससे आप बैक करके पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं कॉपी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है इसका? जनन। आखिर देखिए जनन क्या होता है। जीव जिस परिक्रम द्वारा अपने संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। अर्थात जैसे हमारे पिताजी थे, उन लोगों से हम हैं, हमसे हमारे बच्चे आएंगे, तो एक क्रिया के द्वारा हमारे जो संतान आ रहे हैं, उनके संतान आ रहे हैं, इसे ही हम जनन कहते हैं। और याद रखें, जो जनन है ये भी जैव परिक्रम का ही भाग है। लेकिन जैसे उत्सर्जन होता है, परिवहन होता है, श्वसन होता है, ये इम्पॉर्टेंट है जैव परिक्रम में। इसे हम करेंगे तो हम जी सकते हैं, नहीं करेंगे तो नहीं जी सकते। लेकिन जनन ऐसा क्रिया है जो बिना किए भी हम जी सकते हैं। हमारी बात समझ रहे हैं? दूसरी बात, जनन इम्पॉर्टेंट है भी और नहीं भी है। कैसे? अगर जनन की प्रक्रिया ना हो तो कुछ वर्षों बाद ऐसा एक स्थिति आएगा कि पृथ्वी पर मानव विलुप्त हो जाएंगे। बात हमारी समझ रहे हैं? अगर आज से जनन बंद हो जाए तो 100 वर्ष ऐसा होगा, 100 वर्ष के बाद, कि पृथ्वी पर कोई मानव ही नहीं बचेगा, सभी के सभी मानव विलुप्त हो जाएंगे। तो जनन इम्पॉर्टेंट है भी और नहीं भी। जैसे बाकी जैव परिक्रम जीने के लिए करना पड़ेगा, लेकिन ये बिना किए भी हम जी सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो जनन की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। चलिए, तो आप लोगों ने जनन की परिभाषा दी। जीव जिस परिक्रम द्वारा अपने संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। कोई दिक्कत? जनन के प्रकार। आखिर जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, अलैंगिक और लैंगिक। क्या? अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि अलैंगिक जनन में जनक एक ही होता है और उसके संतान 2 या 2 से अधिक होते हैं। लैंगिक में क्या होता है? एक नर होता है, एक मादा मतलब मेल और फीमेल, इनके फर्टिलाइजेशन से ही एक संतान का जन्म होता है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम अभी अलैंगिक और लैंगिक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अलैंगिक जिसमें जनक एक हो, संतान 2 या 2 से अधिक। लैंगिक में एक नर एक मादा मतलब मेल और फीमेल होता है, उनके संकलन से हमारा क्या होता है? एक संतान का जन्म होता है। इसे ही हम कहते हैं जनक के प्रकार। चलिए अब अलैंगिक के बारे में तो हम पढ़ते हैं अलैंगिक के बारे में। अलैंगिक होता क्या है? देखिए, थोड़ा सा हम इसको बताना, वैसे तो हम इसके बाद इसको पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन अभी थोड़ा समझ लीजिए अलैंगिक थोड़ा सा। देखिए होगा क्या, मान लीजिए कोई ऐसा कोई जीव है, ठीक, और क्या होगा, किसी कारणवश ये जीव ऐसे टूट गया। बात समझ में आ रहा क्या? और कुछ समय बाद क्या होगा कि ये सेम
पिता की तरह हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं अलैंगिक जनक। जैसा जनक था वैसा पुत्र हो गया, लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ, एक ही जनक भाग लिया। इसे ही कहते हैं अलैंगिक जनक। हमको लगता है कुछ समझ आ गया होगा, नहीं समझ में इसके बाद हम बताएंगे इसको अच्छे से। चलिए बताएं विशेषताएं अलैंगिक है। इसमें शुक्राणु एवं अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। क्या होता है शुक्राणु और क्या होता है अंडाणु, हम जब लैंगिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको हम लैंगिक के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे शुक्राणु और अंडाणु होता क्या है। ठीक है, शुक्राणु मेल के पास होता है, अंडाणु फीमेल के पास होता है, लेकिन चूंकि इसमें जनक एक ही है इसलिए इसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। दूसरी बात, इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। आखिर ये समसूत्री कोशिका विभाजन है क्या? समसूत्रा विभाजन होता है सेम एज फादर, सेम एज फादर, मतलब कि जो भी गुण, जो भी बनावट पिता के पास होगा सेम टू सेम वही पुत्र के भी पास होगा। बात हमारे समझ में आ रहा है? अगर पिता काले हैं तो उनके पुत्र भी क्या होंगे, काले ही होंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जो लैंगिक जनन होगा उसमें ये नहीं होगा। बहुत बार देखा होगा पिता काले हो सकते हैं हम लोग में, और पुत्र थोड़े से सांवले भी होते हैं, गोरे भी हो जाते हैं। मतलब उनमें थोड़ा ना थोड़ा बदलाव हो जाता है। कैसे बदलाव होता है हम उसको लैंगिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक मतलब कि सेम भी, अगर ये भी काले तो ये भी काले, लेकिन लैंगिक में ऐसे नहीं हो सकता है पिता काले हो तो पुत्र सांवला हो या गोरा हो। हमारी बात समझ में आ रहा है? तो यही होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, मतलब कि सेम एज फादर। वही संतान के सभी गुण जनक की तरह होता है, बता चुके हैं। संतान अधिक संख्या में और कम समय में। इसमें क्या होता है कि लैंगिक में एक बार में एक और कभी कभी दो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब मानव में, जीव जंतुओं में हो सकता है, लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन अलैंगिक में क्या होता है कि बहुत कम समय में ही दो या दो से अधिक पुत्र का जन्म या संतान हो सकते हैं। हमारी बात को समझ में आ रहा है? तो संतान अधिक संख्या में और कम समय में ही, निषेचन नहीं होता है। निषेचन, निषेचन क्या है इसको भी हम लैंगिक में पढ़ेंगे कि आखिर निषेचन होता है क्या। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। इसको ऐसे से पढ़ेंगे। निम्न कोटि के पौधे और निम्न कोशिकाओं के जंतुओं में होता है, मतलब कि जो छोटे छोटे पौधों में, मतलब सभी पौधों में, एक में नहीं सभी पौधों में यही होता है। और निम्न कोशिकाओं के जो अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, इन सभी जो होते हैं जंतुओं में ही अलैंगिक के द्वारा ही होता है। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए तो अब पढ़ते हैं अलैंगिक के प्रकार। तो हम लोगों ने अलैंगिक की विशेषताएं का पढ़ चुके हैं सॉरी। अब हम उसके प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, अलैंगिक जनन के 4 प्रकार होते हैं, जो कि 2 हम यहाँ पर लिखे हैं और 2 इसके नेक्स्ट में लिखेंगे। तो पहला क्या है, विखंडन। आइए पढ़ते हैं उसको। वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक विष्ट से खंडित होकर 2 या 2 से अधिक का निर्माण होता हो, जैसे किसकिन में होता है, अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणुओं में होता है। आइए इसको अच्छे से समझिए होता क्या है। देखिए यह एक अमीबा के बारे में बता रहे हैं। यह एक अमीबा है और इसमें क्या है, देखिए एक केंद्रक है, दिख रहा है। कुछ समय बाद क्या होगा, ये केंद्रक जो है एक से अधिक होने की कोशिश करेंगे। दिख रहा है आपको, एक से अधिक होने का यह प्रयास कर रहा है। जब कुछ समय बाद यह केंद्रक लगभग बड़े हो जाते हैं तो यह कोशिश करते हैं कि अब स्वतंत्र होने के। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रयास ये किया जा रहा है और कुछ समय बाद ये क्या पूर्णतः स्वतंत्र होकर अलग अलग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बात समझ में आए? तो इसे ही कहते हैं विखंडन, अर्थात एक ही जनक अलग अलग होकर आपस में क्या करे, स्वतंत्र जीवन यापन करें। बात समझ में? देखिए यहाँ पर क्या है, जनक कितने हैं, एक। क्या है ये,
जनक। जनक कितने हैं? 1। और इनकी संतानों की संख्या क्या है? 2, जो कि बहुत ही कम समय में हो जा रहे हैं। तो हम विशेषता में पढ़े थे। चलिए आइए अब दूसरा पढ़ते हैं, मुकुलन। मुकुलन किसे कहते हैं? देखिए यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। हटाइए। जो के शरीर के धरातल से कलिका फूटने, क्या लिखा है? शरीर के धरातल। ये शरीर है, देखिए इष्ट है, ये शरीर है इनका, और शरीर के ऊपर क्या? कलिका। कलिका फूल की कलिका समझ ही रहे होंगे, कलिका। देखिए तो क्या हो रहा है, शरीर के धरातल से ये कुछ कलिका के रूप में निकल रहे हैं। कलिका फूटने के फलस्वरूप संपन्न होता है। तो दिख गया ये जीव, ये जंतु है जीव, ये इसका धरातल है, मतलब शरीर का धरातल। इस पर क्या हो रहा है? ये कलिका का निर्माण हो रहा है, और कुछ समय बाद ये क्या होगा? कलिका इसके शरीर से निकल जाएगा और स्वतंत्र जीवन यापन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी देख रहे होंगे एक हाइड्रा है, इसमें यह मुकुलन हो रहा है यहाँ पर, और कुछ समय बाद ये निकल के क्या होगा? स्वतंत्र जीवन यापन करेगा। तो याद रखिएगा कि मुकुलन की प्रक्रिया एक कोशिका जीव में किसमें होता है? ईस्ट में, और बहुकोशिका में हाइड्रा में। इसको एकदम याद कीजिएगा, मुकुलन एक कोशिका जीव में ईस्ट में और बहुकोशिका हाइड्रा में होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं, थर्ड और फोर्थ जो है। अब अलैंगिक जनन के तीसरे और चौथे प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा का है अपखंडन या पुंजनन। ठीक है, देखिए क्या होता है। इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से खंडित हो जाता है। खंडित भाग पुनः विकसित होकर नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में? क्या लिखा है? खंडित, और उसके बाद क्या होता है? पुनः नया जीव में परिवर्तित हो जाता है। देखिए समझिए, इसका एग्जाम्पल हो तो गायरा। देखिए एक स्पाइरो गायरा बना है, देखिए किसी कारणवश क्या ये टूट गया है, और कुछ समय बाद क्या देख रहा है? पुनः यह बड़े होकर क्या हो रहा है? नए जीव के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो हमारी बात को समझ में आया कि जो कि टूट जाए और पुनः अपना खंडित होकर एक नया जीवन यापन करे। एक जैसे ये स्पाइरो गायरा है, लेकिन एक और होता है प्लूटोनियम, उसमें क्या होता है कि एक ऐसा होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसके हर एक भाग में वैसा गुण होता है कि वह आगे जाकर बड़ा हो सकता है। लेकिन ये पोलियोनाइना में क्या होता है कि सभी भागों के पास वैसी क्षमता नहीं होती है। बात समझ में रहे? कुछ के पास होता है, कुछ के पास होता है। जिनके पास होता है वो टूटने के बाद पुनः विकसित हो, जैसे मान लीजिए इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो ये विकसित हो जाएगा, ये पार्ट विकसित हो जाएगा जाकर, लेकिन जो ये पार्ट है वो विकसित नहीं होगा। हमारी बात को समझ में आ रहा है? तो इसे ही कहते हैं अवखंडन, अपखंडन या पुंजनन। ठीक है, अब पढ़ते हैं बीजाणु जनन क्या होता है। देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको समझा देते हैं अच्छे से क्या होता है। देखिए ये होता है, ये नमी के इलाकों में क्या होता है कि एक ऐसा जो ऐसा एक निर्माण होगा इसका। ठीक है, और कुछ समय बाद क्या होगा, जब ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो ये फूट जाएगा। ठीक है, और हवा में क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, और इसका पार्ट बहुत जगह जगह चला जाएगा, और उसके बाद पुनः क्या होगा? हर जगह इनका निर्माण हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं बीजाणु जनन। ठीक है, ये इतना खास नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि पौधे कैसे जो मतलब अपना विकास करते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि पौधे के हम जब जमीन में बीज लगाते हैं तो कुछ दिन के बाद वो क्या होता है? पौधे का निर्माण कर लेता है। ठीक है, लेकिन गुलाब का पौधा देखे होंगे, क्या उसका हम लोग बीज लगाते हैं? नहीं ना। तो हम पढ़ेंगे अब कि कैसे पौधे का कायिक भाग, मतलब कि जड़, तना और पत्तियां से भी नए पौधे का निर्माण होता है। इसी को कहते हैं पौधों में कायिक प्रवर्धन। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं क्या होता है। जनन की वह क्रिया जिसमें पादप शरीर का कायिक भाग, क्या होता है कायिक भाग? जिससे जड़, तना और पत्ती के बिलग, क्या होता है बिलग हम बताते हैं नीचे, से नए पौधों का
निर्माण होता है। समझ में आया? चलिए देखिए कैसे। तो जड़ में क्या होगा, देखिए क्या होता है। देखिए क्या, एक ये पौधा है और इसका ये जड़ है। कुछ समय बाद क्या होगा कि इसके जड़ से ना एक नया पौधा निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एक और नया पौधा निकल जाएगा। तो इसे कहते हैं जड़। तनों में क्या होता है, जैसे गुलाब का ही लीजिए, क्या करते हैं हम, गुलाब का एक डाल ले लेते हैं और इसको ऐसे काट कर ज़मीन में जब लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक नया इसमें से क्या होता है, पौधा निकलने लगता है गुलाब का। तो इसको तो तने के द्वारा, चलिए पत्तियों के द्वारा देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जड़ और तनों के बारे में हमें पता है। पत्तियों में क्या होता है, देखिए ये पत्ता, और क्या होता है जब पत्ता गिर जाता है तो इन पर छोटे छोटे से बिंदु होते हैं। यहाँ से क्या होता है, नए नए पौधों का निर्माण होने लगता है। ठीक है, इन पत्तियों के हर भाग में से नए नए पौधों का निर्माण होने लगता है। इससे ही पत्तियों का कायिक प्रबंधन कहते हैं। बात समझ में आएगा? तो हमको लगता है पौधों में कायिक प्रबंधन उतना मुश्किल नहीं होगा कि पौधों के शरीर के भाग से नए पौधों का निर्माण। बात समझ में आए? चलिए, तो इसके साथ अलैंगिक खत्म हुआ। अब हम थोड़ा सा लैंगिक जनन हुआ कि कुछ वीडियो डिलीट करते हैं। मैं इस जो ये पार्ट था वो डिलीट हो गया है, पर कोई नहीं, हम इसको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग रिकवर किए हैं रिसाइकल बिन से। उसी पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर लैंगिक जनन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है। जनक का वह विधि जिससे दो विभिन्न लिंग अर्थात एक नर और दूसरा मादा, मतलब कि मेल और फीमेल भाग लेते हो। क्या लेते हो? मेल और फीमेल भाग लेते हो और उससे किसी संतान का जन्म होता है, उसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लैंगिक जनन कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या, ये नर हो गया और ये मादा हो गया। क्या? नर और मादा। नर का क्या भाग लेता है? शुक्राणु। क्या भाग लेता है? शुक्राणु, जिसको हम स्पर्म कहते हैं। और मादा का भाग लेता है अंडाणु, जिसे अभम कहते हैं। आपको याद होगा अलैंगिक जनन में उसकी विशेषताओं में हम आपको बताए थे कि शुक्राणु और अंडाणु उसमें भाग नहीं लेता है, लेकिन इसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग लेता है। चलिए, जब शुक्राणु और अंडाणु का संगलन होता है तब उसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये भी हम आपको बताए थे उस समय अलैंगिक में कि निषेचन क्या होगा। तो शुक्राणु और अंडाणु के संगलन को ही निषेचन कहते हैं। और जब इनका निषेचन होता है तो एक कोशिकीय जाइगोट का निर्माण क्या होता है? एक कोशिकीय जाइगोट का निर्माण होता है और कुछ दिन के बाद वो जाइगोट बड़ा होके भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है? भ्रूण। और वह भ्रूण आगे जाकर किसका निर्माण करता है? वही संतान का निर्माण करता है। फिर से लैंगिक जनन, जिसमें नर और मादा दो भाग लेते हो। नर का स्पर्म भाग लेता है और मादा का अंडाणु भाग लेता है। जब दोनों का संगलन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन से हमारा जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट जो कि एक कोशिका होता है, कुछ दिन के बाद वह बड़ा होकर भ्रूण का निर्माण करता है। ये अड़ा वाला न है। और भ्रूण आगे जाकर क्या निर्माण करता है? संतान का निर्माण करता है। इसी प्रकार इसे ही हम लैंगिक जनन कहते हैं। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। लैंगिक के जनन के दो प्रकार होते हैं, एक लैंगिक और द्विलिंग। जी क्या? एक लिंग और द्विलिंग। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं होता क्या है। एक लिंग में क्या होता है कि इसमें दो क्या है? दो जीव भाग लेते हैं। ठीक है, अर्थात नर और मादा। कितने लेते हैं? दो जीव भाग लेते हैं, नर और मादा। क्योंकि जो एक लिंग जीव होता है, नर का स्पर्म
और मादा का ओवम क्या होता है, इन लोगों के पास अलग अलग होता है, जिस कारण से दो जीव को के मिलने से एक लैंगिक जो लैंगिक जनन है वो होता है। एग्जाम्पल में जैसे मनुष्य, घोड़ा, मेरी बातों को समझ रहे हैं, ठीक, जो कि दो जीवों भाग लेते हैं जिनका नर और मादा अलग, क्योंकि उन लोगों का स्पर्म एक के पास होता है, ओवम एक के पास होता है, तभी इनके इनिशिएशन से संतान का निर्माण होता है। लेकिन द्विलिंगिंग में क्या होता है, एक ही जीव भाग, इसमें क्या होता है कि एक जीव के पास ही स्पर्म और ओवम दोनों होता है। बात समझ रहे हैं क्या? इसमें क्या था, अलग अलग होता है, तो दो जीव को पास आना होता है, और इसमें एक जीव भाग लेता है क्योंकि एक ही जीव के पास स्पर्म और ओवम होता है। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, केचुआ, सरसों का पौधा, गुलहर जिसे हम लोग अड़हुल के पौधा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी के बारे में तो हमें डिटेल में पढ़ना है कि इसमें देखेंगे कि एक ही है और इनके पास भी मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है, और ये खुद ही निषेचन करके फल का निर्माण करते हैं। तो हमको लगता है समझ में आएगा, एक लिंग जीव जिनका दो जीव भाग लेते हैं, नर अलग और मादा अलग, और इनके निषेचन से हमें संतान का निर्माण होता है, मनुष्य और घोड़ा। द्विलिंग में क्या होता है, एक ही जीव भाग लेता है, उनके खुद के पास ही स्पर्म और ओवम दोनों होता है, और इनके निषेचन से संतान का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में केचुआ, सरसों और गुलहर, जिन्हें हमें अड़हुल के फूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही लैंगिक जनन क्या होता है, समाप्त होता है। और हम अब अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी 10th के बच्चे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो ये टॉपिक है ये कोई अच्छे से बता नहीं पाता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पर्सनल लाइफ के लिए भी, और नॉलेज के लिए, और एग्जाम के भी लिए। इसलिए जितना हो सके उतने लोगों में इसे शेयर करें और जानकारी के दें। चलिए तो अब इसको ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावर बनाने वाले हैं उस पर बनाएंगे, ठीक है। चलिए।